Hello students, today we are going to study chapter number 3 of polity, the central government, the parliament and the need for it। कि आज स्टूडेंट्स हम आपके चैप्टर नंबर 3 पॉलिटी का पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर कि जो चैप्टर का जो टाइटल है वो है द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल यानी कि केंद्र, गवर्नमेंट मीन्स सरकार, केंद्र सरकार, द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मीन्स संसद, एंड द नीड फॉर इट, और इस पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों थी। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी रीड दिस पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। रीड द पीस बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। डिबेट बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑन द रियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट के जो रियल पावर होते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो डिबेट था, जो उनके बीच में कुछ ऐसी बातें थी जो दोनों एग्री नहीं करते थे, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। नाउ वी स्टडी व्हेन वी स्टडी अबाउट द पावर्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। कि जब हम इंडियन प्रेसिडेंट यानी कि भारतीय जो राष्ट्रपति है उनकी शक्तियों के बारे में, उनकी पावर के बारे में पढ़ते हैं, वी कंक्लूड दैट हिज पोजीशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। कि हम ये कंक्लूड, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनकी जो पोजीशन है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के जैसी है। दिस इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग टॉक्स दैट टुक प्लेस while framing the constitution, it was accepted that the president was merely a constitutional head of the state। कि जब ये बातें हो रही थी, तब जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जब ये चर्चा हुई थी, तब ये एक्सेप्ट किया गया था, ये स्वीकार किया गया था कि जो प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का संवैधानिक हेड होगा। ही वुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाहकार के रूप में और उसके एड के रूप में काम करेगा। द इंडियन सिस्टम वॉज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन सिस्टम, वेयर इन द प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइड द सेम पोजिशन एज द किंग अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज़ द सिम्बल ऑफ द नेशन। हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो अमेरिकन सिस्टम से फंडामेंटली डिफरेंट है, यानी कि अलग है। जहाँ पर इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो जैसे इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में किंग की जो पोजीशन होती है उसी तरीके से सेम प्रेसिडेंट पोजीशन रखता है। जो प्रेसिडेंट जो होता है वो नेशन का मीन्स राष्ट्र का सिंबल होता है, प्रतीक होता है। जवाहरलाल नेहरू, who was the chairman of the Union Constitution Committee, stated that power really resided in the ministry and in the legislature। कि जवाहरलाल नेहरू जो कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने ये स्टेट किया था, यानी उन्होंने ये बताया था कि जो पावर जो होता है वो सच में मिनिस्ट्री में होता है और लेजिस्लेचर में होता है। लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका में होता है, एंड नॉट द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में पावर नहीं होता है। We did not give him any real power, but have made his position one of great authority and dignity। हमने उसको कोई भी रियल पावर प्रेसिडेंट को नहीं दिया है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ही सम्मान वाली है। एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेटेड। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये बताया था कि इट इज़ होप्ड दैट द कन्वेंशन अंडर विच इन इंग्लैंड द किंग ऑलवेज एक्टेड ऑन द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर्स वुड बी एस्टेब्लिश्ड इन दिस कंट्री ऑल्सो, एंड द प्रेसिडेंट वुड बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट इन ऑल मैटर्स। कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया था कि ये आशा की जाती है कि जो इंग्लैंड में जो कन्वेंशन है उसके अंडर में जो किंग जो होता है वो हमेशा मिनिस्टर्स को एडवाइस देने के रूप में काम करता है, और उसकी स्थापना, उसकी जो इस्टेब्लिश्ड किया गया वो इसीलिए किया गया कंट्री के लिए। और प्रेसिडेंट जो होता है वो सभी मामलों में, ऑल मैटर, सभी मामलों में क्या होता है,
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट बन जाता है, यानी वो हेड बन जाता है। हाउएवर ऑन 28 नवंबर 1960 को एट द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट पर डॉक्टर प्रसाद एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने मेड इन शार्प कॉन्ट्रास्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ये एक ऑब्जर्वेशन बनाया था कि कब बनाया था, 28 नवंबर 1960 को बनाया था उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन। और उन्होंने क्या कहा था, देखिए, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इन सो मैनी वर्ड्स लेज डाउन दैट द प्रेसिडेंट शैल बी बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया गया है कि जहाँ पर ये बताया गया हो कि जो प्रेसिडेंट है उसे बाउंड होना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के लिए, उसकी कोई बाउंडेशन उस पर नहीं लगाया गया, कोई भी उस पर प्रतिबंध नहीं था कि उसे ये नहीं कि बाध्य नहीं किया जा सकता है इस तरीके से वर्क करने के लिए, ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कानून नहीं बनाया गया है। This statement, it is believed, was made because he was unhappy with the functioning of the government. ये जो स्टेटमेंट था इसमें ये बताया गया था क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो गवर्नमेंट जो फंक्शन कर रही थी, यानी जो काम कर रही थी, उससे वो अनहैप्पी थे, मीन्स नाखुश थे। He felt that the constitutional provision needed to be explained. वो ये महसूस करते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं, जो भी कानून, जो भी धाराएं जो भी हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है। दिस क्रिएटेड अ फ्लटर, और इसकी वजह से एक फ्लटर बन गया था विद पीपल टेकिंग अ साइड्स। डॉक्टर प्रसाद कंटिन्यूड टू फंक्शन लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, डॉक्टर प्रसाद जो है वो कंटिन्यू एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम कर रहे थे। अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस द प्रेसिडेंट टू बी मियरली अ फॉर्मल हेड, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें ये बताया गया था कि जो प्रेसिडेंट जो है वो एक फॉर्मल हेड है। ऑल कंट्रोवर्सी केम टू एन एंड, और ये सारी जो कंट्रोवर्सी थी, जो भी इस तरीके से बातें चल रही थी, वो कब ख़त्म हुई, इन 1976 में व्हेन द 42nd अमेंडमेंट यानी संशोधन, जब 42nd संशोधन एक्ट पास हुआ, एंड लेटर इन, और उसके बाद में 1978 में द 44th अमेंडमेंट एक्ट वर पास। जब 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट पास हुए 1976 और 78 में, तब ये सारी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई। दे मेड द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल एज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या कहा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उस पर एडवाइस उसको प्रेसिडेंट को काउंसिल पर देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन हैं, तो आपको इसको पूरे को पढ़ने के बाद में एक बार अगेन आप इसको पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चंस आप खुद सर्च इसमें करेंगे और यहीं पर आप मार्क कर लेंगे। When the constitution makers sat down to frame India's constitution, they had 2 models to choose from. जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए बैठे तो उनके पास में 2 मॉडल थे जिसमें से उनको एक को चूज़ करना था। बोथ दीज मॉडल्स वर डेमोक्रेटिक इन नेचर, ये दोनों ही डेमोक्रेटिक थे। द चॉइस वॉज बिटवीन अ पार्लियामेंट्री एंड अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनको चॉइस करना था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। द पार्लियामेंट्री फॉर्म हैड सर्टेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स, इसमें कुछ अपने फीचर्स थे, अपनी विशेषताएं थी। इन दिस सिस्टम अ क्लियर डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द हेड ऑफ स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट, कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो था गवर्नमेंट थी उसमें एक क्लियर बताया गया था कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस समझाया गया था। द हेड ऑफ स्टेट इज़ आइदर अ मोनार्क और एन इलेक्टेड रिपब्लिक हेड, कि जो हेड होता है स्टेट का जो हेड होगा वो या तो कोई मोनार्क मतलब कोई राजतंत्र वाला इस तरीके से हो सकता है या फिर उसको लोगों द्वारा चुना गया हो। दिस हेड ऑफ स्टेट इज़ द नॉमिनियल हेड एंड हैज़ पावर्स ओनली इन नेम। अच्छा, ये जो स्टेट का हेड होगा वो सिर्फ नॉमिनियल हेड होगा, नाम का हेड होगा, सिर्फ उसके जो पावर्स जो है किस में होगी, नाम में होगी। दिस इज़ बिकॉज द हेड ऑफ स्टेट परफॉर्म्स सेरेमोनियल फंक्शंस ओनली, दैट टू ऑन द एडवाइस ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जो स्टेट का जो हेड था उसको केवल सेरेमोनियल जो भी फंक्शंस ऐसे काम करने थे जिस पर हेड ऑफ गवर्नमेंट
क्या कर सकता था, उनको एडवाइस देता था। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो हेड है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। एंड एक्सरसाइज पावर्स दैट आर रियल, और उसके पास जो पावर है वो सारे क्या है, रियल है, यानी सही में करता धरता कौन है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू मेंटेन अ मेजोरिटी इन द लोकसभा आइदर सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको लोकसभा में अपनी मेजोरिटी मेंटेन करके रखनी होगी, चाहे तो वो खुद अकेला खुद करे, मतलब उसकी अकेले की पार्टी करे, या फिर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में कॉम्बिनेशन बनाकर चले। द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ऑल्सो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर और जो मंत्रिपरिषद होती है वो दोनों ही लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। In the parliamentary form of government is responsible to the people through their representatives who are the members of the Lok Sabha। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या होगी, लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, जो कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो लोकसभा में के मेंबर होते हैं उनके प्रति जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। हाउएवर दिस इज़ नॉट द केस इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि ये जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का केस नहीं है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स सो दिस एज अ मेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इसे इसकी मेरिट यानी एक लाभ के तौर पर देखा था। ऑल्दो अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग एंड साउंड गवर्नेंस। हाँ, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो एक मजबूत गवर्नेंस देती है। इट कुड ऑल्सो लीड टू ऑथोरिटेरियन रूल, और ये एक आधिकारिक शासन भी प्रोवाइड करवाती है। दिस इज़ बिकॉज द प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है उसे डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है। इन नो वे डज ही डिपेंड ऑन द लेजिस्लेचर फॉर सपोर्ट। उसको सपोर्ट के लिए लेजिस्लेचर यानी विधायिका पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट that people must have a government that is responsible to them, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो कि उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, उन्हें जवाब दे सके। इट शुड बी सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट स्क्रूटनी ऑफ द पीपल, और फिर क्या किया गया, लोगों की छानबीन की गई। क्यों की गई, क्योंकि सो दैट इट कुड बी